ध्येय टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि श्रीलंका में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति जो बहुत गंभीर हो गई है, उसके पीछे क्या वजह है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। श्रीलंका इस समय अपने सबसे बड़े मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन छोड़कर कहीं भागकर अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। राष्ट्रपति का भाई जो देश छोड़कर भाग रहा था, उसे अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। लोगों के पास खाना, बिजली, पेट्रोल, डीजल कुछ भी नहीं है। लोग भूखे पेट सोने के लिए जतन किए जा रहे हैं और इन सब के लिए जिम्मेदार श्रीलंकाई प्रशासन को सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी नेस्तनाबूद करने में लगे हैं। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। इससे बड़ी विडंबना और इससे बड़ी गंभीर स्थिति क्या होगी। अब बात यह आती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या श्रीलंका सरकार की निर्जीव आर्थिक नीतियां, क्या श्रीलंका सरकार की सत्ता संरचना यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो सत्ता के केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर बल देती है और जिसने सत्ता की भूख पूरी करने को श्रीलंका के नेताओं का मकसद बना दिया। श्रीलंका में संसद और राष्ट्रपति अपनी अपनी शक्तियों के लिए पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। श्रीलंका में 19वां, 20वां, 21वां संविधान संशोधन इस बात का सबूत है कि संसद राष्ट्रपति के पर कतरने और राष्ट्रपति संसद के पर कतरने की कोशिशों के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। श्रीलंका को दूर दूर तक सतत विकास, समावेशी विकास, जन कल्याण से कोई मतलब नहीं रहा। शासन तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। चीन को ठेके देकर श्रीलंकाई नेतृत्व और अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने पर ध्यान दिया। श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे के भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन इन नेतृत्वकर्ताओं ने दुनिया की परवाह नहीं की। चीन से लोन लेते गए, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर उसे हिंद महासागर में एक्सेस देते गए। श्रीलंका में कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत ने जबकि ऑफर भी किया था कि हमसे इस मामले में सहयोग ले लो। जाफना में एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए भारत हमेशा तैयार था, लेकिन श्रीलंका को चाहिए था तत्काल लाभ, जो उसे चीन से मिलने लगा और श्रीलंका ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता गिरवी रख दी। यहाँ पर याद आते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्री गुन्नार मेडल, जिन्होंने 70 के दशक में अपनी किताब एशियन ड्रामा में लिखा था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, यानी एक मृदुल राज्य है, जिसका मतलब है कि भारतीय नेतृत्व के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के चलते वह देश के जरूरी आर्थिक नीतियों को बना नहीं पा रही है और जो आर्थिक नीतियां हैं उन्हें क्रियान्वित भी नहीं कर पा रही है, जिसका परिणाम इकोनॉमिक पैरालिसिस के रूप में सामने आता है। और उस दौर में मेडल की ये बात कितनी सही है, उस पर आप स्वयं विचार करें। लेकिन यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि मेडल की यह बात आज श्रीलंका पर पूरी तरीके से लागू होती है। श्रीलंका के पास खाद्य सुरक्षा, विनिर्माण, आयात, निर्यात, निवेश, रोजगार सृजन की कोई ठोस नीति नहीं है, क्योंकि इस पर काम करने का वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को नहीं मिला। शायद वो इससे भी जरूरी किसी काम में लगे थे। जब भी कोई देश रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने की नीति पर चलेगा, तो ऐसी नीतियां अस्थिरता ही पैदा करती हैं। महंगाई के कारण श्रीलंका में बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये आज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये पहले से ही वहां पर है। विदेशी मुद्रा भंडार में संतुलन बनाए रखना, भुगतान संतुलन संकट से बचने यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उससे बचने, मुद्रा की कमजोरी जैसी चीजों से निपटने के लिए मजबूत राजकोषीय नीति बनाने वाले अर्थशास्त्री और बौद्धिक नेताओं का श्रीलंका में हमेशा से ही अभाव रहा है। पर्यटन और मत्स्य उद्योग से अपनी अर्थव्यवस्था चलाने वाला श्रीलंका इन सेक्टर्स तक को मजबूत नहीं कर पाया। दरअसल वहां ऐसी राजनीतिक आर्थिक संस्कृति यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर ही विकसित नहीं हो पाया कि राष्ट्र का भला हो पाता। श्रीलंका की आज की स्थिति से निश्चित रूप से राष्ट्रों को सबक लेना चाहिए। तेज बदलते वैश्विक, क्षेत्रीय, राजनीतिक, आर्थिक घटनाक्रमों के दौर में श्रीलंका बनते देर नहीं लगती। आज श्रीलंका की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस ने समूचे दक्षिण एशिया की शांति, सुरक्षा और विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। गृह युद्ध, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, तमिल स्वायत्तता, लिट्टे की सक्रियता, श्रीलंका के अलगाववादी ताकतों का दक्षिण एशिया के अलगाववादी ताकतों से गठजोड़, रेडिकलाइजेशन, आतंकवादी गतिविधियों के प्रसार की संभावना बढ़ रही है। दक्षिण एशिया के देश पहले से ही सबसे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रहे हैं।
ऐसे में श्रीलंका से मिला झटका दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को ठंडे बस्ते में डाल रहा है। सार्क पहले से ही निर्जीव चल रहा है। श्रीलंका से किए गए भारत के एफटीए का भी क्या ही फायदा मिलेगा। भले ही भारत ने 3.5 बिलियन डॉलर की मदद श्रीलंका को दे दी है, लेकिन क्या श्रीलंका इस बात पर स्थायी समाधान के लिए विचार करेगा कि कब तक कोई देश और संगठन श्रीलंका को वित्तीय मदद देकर उसकी मुसीबत थोड़ी आसान कर सकता है? श्रीलंका की समस्याओं का यही समाधान है कि वहां जनता भ्रष्टाचार मुक्त श्रीलंका के लक्ष्य के साथ नए नेतृत्व को चुने। श्रीलंका की वैदेशिक नीति में आमूलचूल बदलाव लाए जाएं। श्रीलंका आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में आर्थिक नीतियों को अपनाए, भारत जैसे विकास साझेदारों से सहयोग ले और सबसे बड़ी बात, तात्कालिक राजनीतिक आर्थिक लाभों के लिए अपनी संप्रभुता को गिरवी रखने की प्रवृत्ति छोड़ दे। तो ये था आज का हमारा न्यूज दिस आवर प्रोग्राम। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि श्रीलंका की ये जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए श्रीलंका को क्या करना चाहिए और भारत को श्रीलंका की मदद किस स्तर तक करनी चाहिए। क्या सैन्य मदद, वित्तीय मदद, ह्यूमैनिटेरियन जो मदद दी जा रही है, इसके अलावा किसी अन्य स्तर पर मदद होनी चाहिए, या भारत क्या निर्णय ले सकता है श्रीलंका की समस्या के समाधान में? इस पे आपके क्या विचार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।